तुम्हारे भीतर निर्मल अविरल बह रही है भाई। अपने हृदय में उसको धारण करो। परमात्मा का उस आत्मा में दिव्य संदेश, उसका उपदेश, उसकी प्रेरणा, उसका सुख, उसकी शांति, उसके आनंद की अजस्र वर्षा हो रही है। उसको धारण तो करो। इसलिए मैं कहता हूं रोज ध्यान करना, रोज स्वाध्याय करना, रोज थोड़ा मौन रहना। जब मौन रहोगे तो ही तो उस प्रभु की कृपा को स्वीकार कर पाओगे। जब स्वाध्याय करोगे, ध्यान करोगे, ओहो, फिर तुम्हें लगेगा बस अब तो मैं तृप्त हो गया, प्राप्तम प्रापणीयम, जो पाना था सो पा लिया। साथ मिलकर के बोलेंगे योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा इस वीडियो में हम आपको गहरे अंधियारे में उनका नाम दिए जैसा, मन के गहरे अंधियारे में ओम का नाम दिए जैसा, ओम का नाम दिए जैसा, मन के गहरे अंधियारे में ओम का नाम दिए जैसा, मन के गहरे अंधियारे में ओम का नाम दिए जैसा, ओम का नाम दिए जैसा, मन के गहरे अंधियारे में ओम का नाम दिए जैसा, ओम का नाम दिए जैसा, ओम का नाम दिए जैसा। सभी साधकों को, सभी योग जिज्ञासुओं को प्रातःकाल सुप्रभातम। बहुत अभिनंदन आप सब योग जिज्ञासु साथियों का। आज की इस 5वीं कक्षा में हम आसनों के विषय में, और वो आसन जो कुंडलिनी जागरण तक शरीर को सशक्त करने का माध्यम ही नहीं, उससे बहुत अधिक आगे आकर इस नाथ परंपरा में स्वामी स्वात्माराम जी कह रहे हैं कि ये शरीर मन मस्तिष्क को
सामंजस्य करके इसके माध्यम से राजयोग को सिद्ध करने का कार्य करता है। एक जस्ट हैव ए लुक टू द लास्ट 4 लेसन्स, एक रिवीजन आप सब लोगों के साथ कर लेते हैं। ह हठार ठ ठकार, ये जो हमारे सूर्य और चंद्र स्वर के माध्यम से साधना का जो क्रम है इसे हठ योग कहते हैं। हिरण्यगर्भ योग के आदि देवता हैं और भगवान शिव हठ योग के आदि देवता हैं। और ये हठ योग में आसन, कुंभक, मुद्रा और नाद अनुसंधान, लय योग, इस पर विशेष बल दिया गया है। इसे षडंग योग भी कहते हैं। इसे आसन से आरंभ होकर ये समाधि तक जाता है और इसमें कुछ करणीय और अकरणीय तत्व भी हैं। जैसे करणीय तत्वों में उत्साह, साहस, धैर्य, विवेक, निश्चय और जनसंग परित्याग है। बहुत अधिक पब्लिक डीलिंग ना हो, इस पर विशेष बल दिया गया है। और अकरणीय जो तत्व हैं, जैसे योग दर्शन में बाधक तत्वों के रूप में जिनको कहा गया है, विक्षेप, अंतराय के रूप में कहा गया है, उनकी भी चर्चा भी करेंगे। अत्याहार, बहुत अधिक भोजन करना, अति प्रयास, ओवर एक्सर्शन करना, प्रजल्प, अनावश्यक अति वार्ता करना, नियम आग्रह, अत्याधिक किसी नियम के साथ बंध कर बात करना, जनसंग, अत्याधिक पब्लिक डीलिंग, लौल्यम और बहुत चंचल मन हो। ये जब चर्चा आ रही थी तो फिर हम इसके साथ उन अंतरायों की भी बात करें जो अंतराय हमारे योग को बाधना, योग के बाधक तत्व हैं। और योग सूत्र में दूसरे अध्याय में 30th जो सूत्र है, व्याधिस्यान संशय प्रमादालस्य अविरते भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमि अनवस्थित्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायः। ये जो अंतराय हैं कौन कौन से? व्याधि, स्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित तत्वानि, चित्त विक्षेप आस्ते ही अंतराय। जो चित्त को बार बार भटकाने का काम करते हैं, ये अंतराय हैं, ये बाधक तत्व हैं। ये योग दर्शन के माध्यम से हमने जाना। तो क्या कहते हैं इसको? डिजीज, व्याधि को डिजीज, स्यान प्रमाद लेजीनेस, आलस्य स्लॉथ, संशय डाउट, स्यान कंफ्यूजन, अविरति क्रेविंग फॉर द सेंस प्लेयर, especially the mind not being tuned to yoga, भ्रांति दर्शन false perception, ये व्यक्ति मेरे हितकर है, ये अहितकर है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, एक परसेप्शन क्रिएट कर लेना। ये कार्य ठीक है, ये कार्य ठीक नहीं है, पहले से ही एक डाउट माइंड में क्रिएट करना, यह फाल्स परसेप्शन। नॉट अटेनिंग कंसंट्रेशन, अलब्ध भूमिकत्व। अलब्ध भूमिकत्व का अर्थ है कि नॉन अटेनिंग ऑफ द कंसंट्रेशन, आपको एकाग्रता प्राप्त नहीं हो रही है, आप चित्त की उस भूमि में, एकाग्र भूमि में नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये योग का अंतराय है। इंस्टेबिलिटी, परहैप्स इवन अटेनिंग ए स्टेट बट नॉट एबल टू मेंटेन इट, स्टेडीनेस ऑफ योर मेमोरी, ये जो है इंस्टेबिलिटी, बार बार आपका मन विचलित हो रहा है। अनवस्थित तत्वानी है, अनवस्थित तत्वानी, तो यह अपने आप में 9 अंतराय हैं, ये बाधक तत्व हैं योग दर्शन के माध्यम से। और 6 तत्व हमने देखे जो हठ योग में बताए गए हैं, अल्पाहार, अत्याहार, अति प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग और लौल्यम। तो ये 6 बाधक तत्व हठ योग में बताए और 9 बाधक तत्व बताए हैं योग सूत्र में। और 2 जो चीजें नहीं बताई, जैसे हमने कहा कि षडंग योग की बात की गई है हठ योग में और अष्टांग योग की बात की गई है योग दर्शन में। तो आज इतना रिवीजन करते हुए, और एक जो हमने
अभ्यास करते हुए ध्यान किया था कि योग की परिभाषा, उसका भी एक रिवीजन कर लेते हैं। हमने कहा था कि योग की परिभाषा में आज दो नई और परिभाषाएं हम आपके साथ जोड़ेंगे। हमने कहा था सेपरेशन ऑफ मिजरीज, सेपरेशन ऑफ डाउट्स, सेपरेशन ऑफ पेन्स, सेपरेशन ऑफ डिजीज, इट इज कॉल्ड योगा। जो दुख वियोग है उसका नाम योग है। तम विद्यात दुख संयोगे वियोगम योग संगितम स निश्चय योक्तव्यो योगो अनिर्विनन चेतसा। और इसके साथ हमने कहा कि दो आज परिभाषाएं आपके साथ और जोड़ेंगे। उसको जोड़ने का हमने आज आपके साथ प्रयास किया है। हमने कहा कि ये 28वां सूत्र है, दूसरे अध्याय का 28वां सूत्र। योग योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धिक्षयः ज्ञान दीप्ते विवेक ख्याते। योगांगानुष्ठानाद अशुद्धिक्षयः ज्ञान दीप्तिर विवेक ख्याते। यह 28वां सूत्र दूसरे अध्याय का विजडम राइजेस थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ द लिम्स ऑफ योगा। योग के 8 अंगों का, योग के सभी अंगों का अनुष्ठान को कहा गया लंबी प्रैक्टिस, लॉन्ग प्रैक्टिस करने के बाद दो चीजें प्राप्त होती हैं। हमने कहा था कि सेपरेशन इज कॉल्ड योगा। इसमें कहा गया कि डिस्ट्रक्शन इज कॉल्ड योगा। किसका क्षय होता है, किसका डिस्ट्रक्शन होता है? अक्षुद्धि क्षय, जो हमारे भीतर इम्प्योरिटीज हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ द इम्प्योरिटीज इन आवर माइंड एंड थॉट्स इन स्पिरिट इज कॉल्ड योगा। यह योग की दूसरी एक बड़ी डेफिनेशन आज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। और ज्ञान दीप्ति, ज्ञान की दीप्ति हो जाती है जिससे प्रकाश, इल्यूमिनेशन ऑफ योर माइंड एंड ब्रेन इज कॉल्ड योगा। इल्यूमिनेशन ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड योगा। आपकी जो स्मृति है वो प्रगाढ़ हो जाती है, प्रकाशित हो जाती है, वह योग है। विवेक ख्याते, यह बहुत महत्वपूर्ण एक मुझे शब्द सुनने को मिला, विवेक ख्याति। और इसको मैं जब इसको डिटेल में पढ़ रहा था कि विवेक का अर्थ क्या है, तो आज इसके विषय में मैं नहीं बताऊंगा, आप थोड़ा सा इसका जानकारी लेंगे कि नॉलेज और विवेक में क्या अंतर है। कल हम इसके विषय में और चर्चा करेंगे। आज इन दो परिभाषाएं मैंने आपके साथ और जोड़ी। पहले दिन हमने कहा था कि सेपरेशन फ्रॉम द मिजरीज, फ्रॉम द पेन्स, फ्रॉम द डिजीज इज कॉल्ड योगा। वियोगम योग उच्यते संगीतम, वियोगम योग संगीतम, वियोग होना ही योग है। सेपरेशन ऑफ मिजरीज, और इसमें कहा गया क्षय होना, इम्प्योरिटीज का डिस्ट्रक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड योगा। और कहा गया इल्यूमिनेशन ऑफ द ब्रेन, थॉट एंड योर इंटेलेक्ट, इल्यूमिनेशन इज कॉल्ड योगा। तो योग की ये परिभाषाएं बहुत सुंदर और बहुत सरल और हृदय तक पहुंचने वाली इन परिभाषाओं को हमने आज आत्मसात किया। अब आगे चलते हैं। हम आसन कर रहे थे। आसनों की परिभाषाएं बहुत डिटेल में, बहुत सारगर्भित रूप से हठ योग में दी गई हैं और हम उनकी चर्चा कर रहे थे। चर्चा करते हुए हम 23वें श्लोक तक हमने कल कर लिया था। हमने कहा था कि लगभग जो एक बड़ा इसमें था गौमुख आसन और पद्मासन की चर्चा की गई थी, वीरासन की चर्चा की गई थी, स्वस्तिक आसन की चर्चा की गई थी। अब आगे चलते हैं और हमने कल कुक्टा आसन पर इसको समाप्त किया था। किस प्रकार मुर्गे की तरह, जिसे हमने कहा कि कुक्टा मीन्स कॉक इन इंग्लिश, सिंस द फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी रिजेंबल्स द कॉक, देयरफॉर द नेम। दिस इज ए बैलेंसिंग पोज, देयरफॉर इट शुड बी प्रैक्टिस्ड विद कॉशन, क्योंकि इसमें दोनों हाथों के ऊपर आपको पूरी बॉडी को उठाना होता है। बहुत ही आपके शरीर की हाथों को शक्ति प्रदान करने वाला और मन को बैलेंस करने वाला यह आसन है। तो मूल लक्ष्य जो यहाँ पर आसनों का है, इस बात को हमने बार बार
ध्यान में रखना है कि वह मूल लक्ष्य जो है वह लक्ष्य मन के स्थापत्य का है, मन को स्थायी करने का है, मन को एकाग्र करने का है। मन की एकाग्रता पर ही विशेष बल है। बैलेंस ऑफ माइंड एंड थॉट एंड एक्शन इज कॉल्ड योगा, और ये इसके ऊपर इसका मूल तत्व यही है। अगला हम बात कर रहे हैं पादंगुष्ठाम तो पानिभ्याम गृहीत्वा श्रवणावत अवधि धनुराकर्षणः कुर्यात् धनुरासनम उच्यते। धनुरासन के विषय में स्वामी स्वात्माराम जी कह रहे हैं कि होल्डिंग बोथ द टोज ऑफ द फीट फ्रॉम बोथ द हैंड्स ब्रिंग देम अप टू द ईयर इमिटेटिंग ए स्ट्रेच्ड बो इज कॉल्ड धनुरासनः। अर्थात आप अपने पेट के बल लेट जाएं, पेट के बल लेटकर अपने पांवों को फोल्ड करें और कान तक उन्हें खींच कर लाएं, इसे कहते हैं धनुरासन। तो इसमें इसको हम यदि बात करें, धनु मीन्स द बो, सिंस इट रिजेंबल्स स्ट्रेच्ड बो। In one technique the word together has been accepted by some, and then only it resembles a bow provided it is done in prone lying position। तो prone lying position में पेट के बल लेटना है और फिर उसके बाद अपने दोनों हाथ पांवों को ऊपर खींचना है। It means toes are to be brought near ear from the back side resembling a bow। परंतु इसमें दो प्रकार के इसमें आसनों को हम देख पाते हैं। एक तो है कि अपने दोनों पांवों को खींचकर हाथों के साथ उसको पकड़ना, और दूसरा ये है कि कान तक उसको लाना। ये दो उसके कंपोनेंट्स हैं। और इसमें दूसरा जो अभिप्राय है वो ये है कि उसमें शब्द आता है धनुराकर्षणः। धनुराकर्षणा का अर्थ ये है कि बाएं पांव को दाएं कान के पास लेके जाना और दाएं पांव को बाएं कान के पास लेके जाना, इतना स्ट्रेचिंग करना। The other technique is prescribed as the catch hold of two toes and bring them one by one to the opposite ear is called धनुराकर्षण आसन। तो धनुराकर्षण आसन जो है, इसमें एक तो धनु आसन है और एक है धनुराकर्षण आसन। तो जैसे हम इसमें देखेंगे, इसमें एक आपको दिखाई देगा, ये भी यद्यपि ठीक नहीं है, ये जो आप देख रहे हैं ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें पाँव को कान तक खींचना होता है, पाँव को कान तक खींच कर लेकर आना है। परंतु जितना अपने पास उपलब्ध था, हमने कहा कि कुछ चीज आप तक पहुंचे। थोड़ा सा ध्यान में तो आया ही होगा कि धनुरासन के विषय में यहाँ चर्चा कर रहे थे। कुक्कुटासन के बाद हमने धनुरासन की चर्चा की, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हम आगे अब करेंगे, वो है मत्स्य आसन की, मत्स्येंद्र आसन। ये जो मत्स्येंद्र आसन है, आज मैं इसके ऊपर विशेष आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा, कि मत्स्येंद्र आसन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। यदि मैं इसके विषय में चर्चा करूं तो इसके जो लाभ हैं उसकी चर्चा पे आज मैं विशेष बल दूंगा। आप लोग भी इसको ध्यान से देंगे। और मत्स्येंद्र आसन को फिर अर्ध मत्स्येंद्र आसन उसके रूप में बांटा गया। जिनसे अर्ध मत्स्येंद्र आसन भी नहीं हो पा रहा है, वह क्या करें, वह फिर वक्र आसन करें। डायबिटीज के लिए, पेट के रोगों के लिए अत्यंत लाभकारी आसन है। और क्या कहा जा रहा है, मैं इसको आपके सामने रखूंगा, आप इसको बहुत गंभीरता से इसको पेन डाउन करिए, नोट डाउन करिए। और मत्स्येंद्रम पीठम जठरम प्रदीप्तम प्रचंड रुग्म मंडलम अखंडना अस्त्रम। ये जो है खंडना अस्त्रम है, इसका अर्थ अभ्यास्तः कुंडलिनी प्रबोधम चंद्रस्थित्रम च ददाति पुंसाम। यह द मत्स्येंद्र इंक्रीजिंग द गैस्ट्रिक फायर इन द स्टोमक and works as a weapon against destroying very difficult group of diseases. It regulates, and its regular practice bestows arousal of kundalini,
बहुत से कार्यकर्ता साथी कल पूछ रहे थे कुंडलिनी जागरण क्या है, कुंडलिनी क्या है भैया, उसके विषय में आगे चर्चा करेंगे। परंतु मैं तो सोच रहा था तीसरे अध्याय में इसकी चर्चा आएगी, परंतु मैं देख रहा हूं ये तो मत्स्येंद्र आसन के साथ साथ ही ये चर्चा आरंभ हो गई कुंडलिनी जागरण की। और एंड स्टेबलाइजेज द नेक्टर ओजिंग फ्रॉम द मून। कहा जाता है कि यहाँ जो जैसे भगवान शिव के यहाँ चंद्रमा का आप तिलक देखते हैं, यहाँ मून है और नाभि में सूर्य है। यहाँ से मून से एक तत्व निकलता है और वह नाभि में उसे अवशोषित करता है सूर्य। और उस सोम तत्व की जब यहाँ चर्चा आएगी, वह उसको रोकने की यहाँ बात की गई है। इसने कहा कि जो गर्दन को हम पूरा घुमा देते हैं, पूरा स्ट्रेच कर देते हैं, और उस स्ट्रेचिंग के समय वो नेक्टर जो है वो नेक्टर आकर रुक जाता है। स्टेबिलिटी ऑफ द नेक्टर, इसमें बार बार जो शब्द आ रहा है कुंडलिनी जागरण में, वह नेक्टर के विषय में चर्चा आ रही है। तो इसके विषय में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। द आसना हैज बीन नेम्ड आफ्टर ए ग्रेट योगी called Matsyendranath. Probably this may be on his most favorite sitting posture. We find the same technique described in Gharand Samhita under the name. However, no further evidence can be given for it. This is very important asana from physical culture as well as spiritual point of view. अर्थात ये बात बार बार इस बात पर बल दे रहे हैं कि ये आसन केवल मात्र आपके फिजिकल वेलबींग के लिए नहीं था, आपके स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए भी ये आसन था। और इससे क्या हो रहा है? द आसना अमंग द आसनास विच कंटेन्स ए वेरी वर्स डिस्क्राइबिंग इट्स बेनिफिट्स आल्सो। ये 27वां श्लोक है हठ योग प्रदीपिका का। आपके पास यदि हठ योग प्रदीपिका नहीं है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। It increases fire at the navel region known as जठराग्नि। यह महत्वपूर्ण है कि ये नेवल रीजन पर जठराग्नि को प्रदीप्त कर देती है। Supposed to be the important for good digestion. It is able to counter deadly diseases. ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। अब आप इस पर यदि बल देंगे, ध्यान देंगे, तो उन्होंने कहा कि जो आपको मृत्यु की ओर ले जाने वाले रोग हैं, यदि आपने यह प्राणायाम आसन कर लिया तो ये मृत्यु के पार भी आपको ले जाएंगे। थ्रू इट्स प्रैक्टिस कुंडलिनी इज aroused and also results into stability of nectar oozing from the moon. There are two important points. One is arousal of the kundalini. एक तो कुंडली का जागरण होता है, दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ नेक्टर। दो प्रकार के कार्य इसमें होते हैं। इट मे बी सीन दैट इन दिस आसना राइट लेग इज प्लेस्ड बिफोर द अदर थाई. The pressure is further increased by twisting the body towards the left side. बाईं ओर पूरी शरीर को मोड़ दिया जाता है और गर्दन को भी बाईं ओर मोड़ा जाता है। कहा जाता है कि जब यहाँ से वह नेक्टर निकलता है तो गर्दन पर उसको स्थापित, अपने भीतर उसको धारण करने का कार्य पूरी स्ट्रेचिंग करने से होता है। और स्टेबिलिटी ऑफ नेक्टर विच इज कॉन्टिन्यूसली यूजिंग फ्रॉम द मून लोकेटेड एट टॉप ऑफ द नैरोफेरेंजियल कैविटी। नैरोफेरेंजियल मतलब ये नाक के ऊपर की जो नैरोफेरेंजियल कैविटी से कहते हैं। यहां पर कह रहे हैं कि वो नेक्टर, वो शहद रूपी तत्व, वह ओजस्वी तत्व यहां पर उपलब्ध, यहां पर पैदा हो रहा है। हम इसकी डिटेल आपके साथ साझा करेंगे आने वाले कुछ दिनों में। कुंडलिनी जागरण को लेकर भी ये उन्होंने कहा विशेष रूप से उपयोगी है। तो स्टेबिलिटी ऑफ नेक्टर विच इज कॉन्टिन्यूसली ओजिंग फ्रॉम द मून लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द नेसोफेरेंजियल कैविटी इज बीइंग स्वेलोड बाय द सन एट नेवल बिकॉज नेक्टर ऑलवेज गोज डाउन। उन्होंने कहा कि ये जो नेक्टर है, यह जो अंदर से तत्व पैदा हो रहा है, वह नीचे आ रहा है। सूर्य उसको ग्रहण कर रहा है, क्योंकि एक गुरुत्वाकर्षण के कारण वो नीचे की ओर आएगा ही, परंतु वहां उसे स्वेलो करने का काम सूर्य कर रहा है। इन दिस आसना while twisting the body, the neck is also to be twisted towards the left side as much as possible. This might result into blockage of the path through which nectar goes down.
Therefore, the stability of nectar has been said as the effect of the asana. तो इस आसन के इफेक्ट से आप अपने भीतर उस तत्व को संग्रहित कर सकते हैं, उसको यहाँ धारण कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण हमने देखा। और एक शब्द के ऊपर मैं आज आपका विशेष बल देना चाहूंगा, वह है खंडना अस्त्रम। खंडना अस्त्रम, जो ये शब्द 27वें श्लोक में आया है, ये डिस्ट्रॉइंग वेपन, यह आसन एक डिस्ट्रॉइंग वेपन के रूप में कार्य कर रहा है। और ये खंडनास्त्रम क्या है? इट्स रेगुलर प्रैक्टिस बेस्टोज अरूजल ऑफ द कुंडलिनी एंड स्टेबलाइजेस द नेक्टर ओजिंग फ्रॉम द मून। ये तो एक पार्ट है। जो खंडनास्त्रम का काम है वो है वर्क्स एज ए वेपन अगेंस्ट डिस्ट्रॉइंग वेरी डिफिकल्ट ग्रुप ऑफ डिजीजेस। डिफिकल्ट ग्रुप ऑफ डिजीजेस, बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है कि जो यह खंडना अस्त्रम है, अर्थात ये मत्स्येंद्र आसन जो है, अर्ध मत्स्येंद्र आसन है, वक्र आसन है, यह ग्रुप ऑफ डिजीजेस को, जहां उनको उनके इफेक्ट को डिस्ट्रॉय करने का काम भी करता है, डिजीज को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। अर्थात यह आसन एक खंडन अस्त्र है अपने जो विनाशकारी रोग हैं उनके खिलाफ, और यह बहुत प्रभावी आसन है। अर्थात आसनों के विषय में हम यदि बात कर रहे थे तो आसन किस प्रकार शरीर को केवल मात्र स्टेबिलिटी ही नहीं देते हैं, स्ट्रेंथ ही नहीं देते हैं, स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी के साथ साथ वह हमारे भीतर सात्विकता भी देते हैं। और चौथा पार्ट है वो हमें डिजीज फ्री भी करते हैं, डिजीजेस को भी मूलतः वह समाप्त करने का कार्य करते हैं। तो आज के अध्याय में हमने 2 आसनों के विषय में विशेष रूप से जाना, और उसमें भी जो हम बात कर रहे थे धनुरासन की, कि वह प्रोन शेप में लेटकर किस प्रकार उनका धनुरासन और धनुराकर्षण किया जाता है। और दूसरा हमने आसन जाना मत्स्येंद्र आसन, जो बहुत प्रभावी आसन है। इसके विषय में आज चर्चा पूर्ण नहीं हुई है, कल और चर्चा करेंगे। और इसमें खंडना अस्त्रम, ये शब्द को आज याद करेंगे कि आसन हमारे लिए खंडन अस्त्र का काम भी करते हैं और हमारी सभी प्रकार के जो मृत्यु कारक रोग हैं, मृत्यु कारक रोग, उनको भी दूर करने का कार्य करते हैं। यह आसन की विशेष परिभाषा है। जैसे महर्षि पतंजलि ने कहा, स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरता और सुखपूर्वक जो किया जाता है वह आसन है। उसको और आगे बढ़ाया इस योग विद्या को स्वात्माराम जी ने हठयोग प्रदीपिका के माध्यम से। आइए उसको हम बढ़ाते हैं और आपके प्रश्न लेते हैं। अब कोई प्रश्न आपका? हमारी बहुत से साथी मित्र इस कार्य में जुड़ रहे हैं। हठयोग में मैंने कहा कि जैसे भाई ने भी पूछा कि मत्स्येंद्र आसन किसे कहते हैं, तो यह अर्ध मत्स्येंद्र आसन और वक्र आसन हम करते हैं। यह डायबिटीज में अत्यंत उपयोगी है, जिनको डाइजेशन की समस्या उनके लिए उपयोगी है, और कुंडलिनी जागरण में भी इसने कहा कि अत्यंत उपयोगी है। देखते हैं। ग्रुप ऑफ डिजीजेस कौन से हैं? ग्रुप ऑफ डिजीजेस की हम बात करें तो जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, यही हमारे 80% रोगों की मूल जननी है। कहा गया है आयुर्वेद में 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। और उसमें कहा गया वात दोषों के कारण 80 प्रकार के रोग होते हैं। और यदि हम बात करें वात रोग कहां से पैदा होते हैं, वह पैदा होते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से। जब हमारे पाचन की क्रिया वह ठीक से पूर्ण नहीं हो पाती, उसको हम अपने जीवन में यदि ठीक कर पाएं, इसलिए बार बार बल दिया गया कि इट इंक्रीजेस द फायर ऑफ आवर नेवल पार्ट, मीन्स इट इंक्रीजेस द डाइजेस्टिव जूसेस, इट एनहांसेस द डाइजेशन पावर, जठराग्नि को प्रदीप्त करती है। तो आइए आज के इस भाग में, आज के इस सत्र में हमने आसनों का
जो प्रभाव हमने कहा, स्थायित्व, सशक्तिकरण, balancing and strengthening of the body is the one part, and the balancing of the mind is also the part of these, the effect of these asanas in our body, and they also eliminate the diseases from our bodies. तो यह ग्रुप ऑफ डिजीज, हम एक रोग की बात करते हैं तो कह रहे हैं कि जो ग्रुप ऑफ डिजीज है, 80 प्रकार के जो 80% रोग हैं उनको दूर करने में आसन, केवल मत्स्येंद्र आसन, वक्रासन, इस प्रकार के आसन लाभकारी हैं। आज के लिए इतना ही। आइए अब समष्टि के लिए, व्यष्टि और समष्टि के लिए हम भी स्वस्थ रहें, सब स्वस्थ रहें। आंखें बंद करते हुए लंबा गहरा श्वास भरते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, गुरु तत्व को नमन करते हुए, गुरु सत्ता को नमन करते हुए लंबा गहरा श्वास, प्रणवध्वनि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे।